हाय एवरीबॉडी। वीडियो नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में। रॉयल्टी अकाउंट्स यानी अधिकार शुल्क खाता। ठीक है, अधिकार शुल्क खाता क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इसका टाइप कौन कौन सा टाइप्स है इसका, उसके बाद रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट्स हम देखते हैं इस चैप्टर का, डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी यानी रॉयल्टी का परिभाषा, अधिकार शुल्क का परिभाषा। अधिकार शुल्क क्या होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे जो अधिकार शुल्क क्या होता है तो आप उसे बोलिएगा जो अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी वो राशि होता है जो कि संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा संपत्ति के मालिक को चुकाया जाता है। अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी वो राशि होता है जो संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा संपत्ति के मालिक को चुकाया जाता है, और संपत्ति के प्रयोग करके हम उस संपत्ति से कुछ पैसे कमाते हैं और उसी पैसे का कुछ भाग संपत्ति के मालिक को भी हम दे देते हैं। ठीक, उसी पैसे को क्या कहा जाता है, रॉयल्टी कहा जाता है। हम इसे रेंट क्यों नहीं बोले, रॉयल्टी क्यों बोले, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक, चलिए तो रॉयल्टी का डेफिनेशन आप समझ गए। रॉयल्टी में दो पक्षकार होता है ये भी समझ गए, एक संपत्ति का प्रयोगकर्ता और दूसरा संपत्ति का मालिक। अब पॉइंट्स नंबर टू में आते हैं। पॉइंट्स नंबर 2 है आपका फीचर्स ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का फीचर्स यानी विशेषता। रॉयल्टी का विशेषता कौन कौन सा है, रॉयल्टी का विशेषता क्या है। ठीक, तो रॉयल्टी का विशेषता में सबसे पहला नंबर विशेषता जो इसका है वो है जो अधिकार शुल्क समझौते के आधार पे चुकाया जाता है। यानी अधिकार शुल्क समझौता यानी एग्रीमेंट्स के अंतर्गत चुकाया जाता है। संपत्ति के मालिक और संपत्ति के प्रयोगकर्ता के बीच में एक एग्रीमेंट्स होता है और उसी एग्रीमेंट्स के तहत रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। एग्रीमेंट्स पेपर पे जैसा लिखा रहता है उसी अनुसार उस रॉयल्टी का पेमेंट संपत्ति के मालिक को किया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट्स विशेषता, इसका दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर विशेषता यह है जो अधिकार शुल्क किराया से अलग होता है। अधिकार शुल्क किराया से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि किराया मूर्त संपत्ति पे लगता है। मूर्त संपत्ति कहने का मतलब जिसका फिगर हो। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स जिसका की फिगर हो, मूर्त संपत्ति पर किराया लगता है। और अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के संपत्ति पे चुकाया जाता है। अधिकार शुल्क दोनों प्रकार के संपत्ति के लिए लागू होता है, चाहे वो मूर्त संपत्ति हो चाहे वो अमूर्त संपत्ति हो। मूर्त संपत्ति कहने का मतलब जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको कि हम छू सकते हैं। ठीक है, और अमूर्त संपत्ति कहने का मतलब जिसको कि हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। तो रॉयल्टी जो चुकाया जाता है वो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के संपत्ति पर चुकाया जाता है। अब आइए तीसरा नंबर पॉइंट्स जो है फीचर्स का, तीसरा नंबर पॉइंट है जो रॉयल्टी में दो पक्षकार होता है। रॉयल्टी में दो पक्षकार होता है, एक संपत्ति का मालिक और दूसरा संपत्ति के प्रयोगकर्ता। पहला व्यक्ति कौन होता है, संपत्ति का मालिक, और दूसरा व्यक्ति होता है संपत्ति के प्रयोगकर्ता। अब आइए अगला पॉइंट है इसका फीचर्स में, रॉयल्टी एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। यानी रॉयल्टी एक निश्चित अवधि, पीरियड, समय भी बोल सकते हैं इसे आप, निश्चित अवधि, पीरियड या समय के बाद क्या होता है, देय होता है यानी चुकाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट होता है, रॉयल्टी का जो समझौता होता है उसमें कितने पार्टी होते हैं,
कितने आदमी होते हैं। पार्टी का मतलब होता है आदमी, कितने पार्टीज उसमें होते हैं, वो जो एग्रीमेंट्स होता है रॉयल्टी का, समझौता जो होता है रॉयल्टी का, उसमें कितने व्यक्ति होते हैं। तो रॉयल्टी के एग्रीमेंट्स में दो व्यक्ति होते हैं। ठीक, पहला व्यक्ति संपत्ति का मालिक होता है और दूसरा व्यक्ति संपत्ति का प्रयोग करता होता है। पहला व्यक्ति संपत्ति का मालिक होता है और दूसरा व्यक्ति संपत्ति का प्रयोग करता होता है। यानी रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट्स पेपर बनता है वो एग्रीमेंट्स पेपर दो व्यक्ति के बीच तैयार होता है, संपत्ति के मालिक और संपत्ति के प्रयोगकर्ता के बीच में एग्रीमेंट्स पेपर तैयार किया जाता है। और उस एग्रीमेंट्स पेपर में जो बात लिखा रहता है उसी के अनुसार रॉयल्टी का पेमेंट्स किया जाता है। ठीक, तो इसमें कितने पार्टीज होते हैं, रॉयल्टी में कितने पार्टीज होते हैं, तो रॉयल्टी में दो पार्टी होते हैं। एक होता है संपत्ति का मालिक जिसे इंग्लिश में लैंडलॉर्ड बोला जाता है, और दूसरा होता है संपत्ति का प्रयोगकर्ता जिसे इंग्लिश में लीजी बोला जाता है। संपत्ति के मालिक को इंग्लिश में लैंडलॉर्ड बोलते हैं और संपत्ति के प्रयोगकर्ता को इंग्लिश में लीजी बोलते हैं। लीजी के द्वारा ही लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है, और रॉयल्टी का भुगतान वैसे ही नहीं किया जाता है, एग्रीमेंट पेपर पे जैसा लिखा रहता है उसी के अनुसार रॉयल्टी का पेमेंट्स किया जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट्स पर आते हैं हम। अब है डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, यानी अधिकार शुल्क और किराया में अंतर क्या है। हम संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो उसके बदला जो पैसा संपत्ति के मालिक को चुकाते हैं इसे हम किराया क्यों नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं, वो क्यों कहते हैं। किराया और अधिकार शुल्क में अंतर क्या है, तो किराया और अधिकार शुल्क लगभग एक ही तरह का होता है। किराया और अधिकार शुल्क लगभग एक ही तरह का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर कौन सा है, तो किराया केवल मूर्त संपत्ति पे दिया जाता है। किराया केवल मूर्त संपत्ति पर दिया जाता है। मूर्त संपत्ति कहने का मतलब टेंजिबल एसेट्स पर ही रेंट चुकाया जाता है, और अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के संपत्ति पर चुकाया जाता है। ठीक, पहला अंतर क्या है, किराया मूर्त संपत्ति पर दिया जाता है, लेकिन अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के संपत्ति पर चुकाया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर है किराए का भुगतान कभी भी किया जा सकता है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, इस तरह से हम किराए का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अधिकार शुल्क का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही होता है, यानी अधिकार शुल्क का भुगतान हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। एक फिक्स पीरियड जो होता है उसी पीरियड के अनुसार हम अधिकार शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये दोनों बात जो है वो किराया और अधिकार शुल्क का अंतर हुआ। ठीक, ये दोनों बात जो हम बताए ये किराया और अधिकार शुल्क का अंतर हुआ। किराए मूर्त संपत्ति पे लागू होता है, यानी केवल मूर्त संपत्ति पर किराया चुकाया जाता है। अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के संपत्ति पर चुकाया जाता है। किराए का भुगतान किसी भी समय किया जा सकता है, यानी कभी भी किराए का भुगतान हम कर सकते हैं, लेकिन अधिकार शुल्क का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद एग्रीमेंट्स के तौर पे किया जाता है। एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद, एक फिक्स पीरियड जो होता है उसी के अनुसार हम रॉयल्टी का भुगतान करते हैं, अधिकार शुल्क का भुगतान करते हैं। अगला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी का प्रकार। रॉयल्टी कितने प्रकार का होता है, तो यहां पर तो हम 4 प्रकार लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी रॉयल्टी का प्रकार होता है। तो चलिए पहले इस चारों प्रकार के रॉयल्टी के बारे में जान लेते हैं, जो ये कौन कौन सा रॉयल्टी होता है। तो पहला नंबर में है आपका माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी किसको और किसके किसके बीच में आता है, माइनिंग रॉयल्टी किसे चुकाया जाता है और ये किसके किसके
बीच में इस तरह का रॉयल्टी आता है। तो चलिए माइनिंग रॉयल्टी को हम जानते हैं। माइनिंग रॉयल्टी खादान के मालिक को खादान के प्रयोगकर्ता के द्वारा चुकाया जाता है। अब बोलिएगा ये खादान क्या होता है? तो जहां से कोयले को निकाला जाता है, कोयले निकालने का जो खान होता है, उस खान में से जब हम कोयला को निकालते हैं तो वो जमीन जिसका होता है, उस जमीन के मालिक को जितना कोयला निकाला जाता है उसके टन के हिसाब से या किलो के हिसाब से उस जमीन के मालिक को, जैसा एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में तय होता है, जमीन के मालिक को निकाले हुए कोयले पर कुछ रॉयल्टी का पैसा चुकाते हैं। क्यों चुकाते हैं? क्योंकि जमीन उस व्यक्ति का है और उस जमीन का प्रयोग हमने किए, किस चीज के लिए किए? तो कोयले निकालने के लिए किए। तो हम उस जमीन से कोयला निकालेंगे, कोयला को बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। तो कोयला जो उसके जमीन से हम निकाले तो उसके जमीन पर भी तो हमें उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि जमीन तो उसका है। तो वो आदमी बोलता है जो आप जितना भी कोयला मेरे जमीन से निकालिएगा पर टन के हिसाब से मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे को आप रॉयल्टी देंगे। क्या देंगे? रॉयल्टी देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, हम जो भी कोयला निकालेंगे उस कोयले पर आपको रॉयल्टी दिया जाएगा। और वो रॉयल्टी किस प्रकार से दिया जाएगा, कितना रुपया दिया जाएगा, ये कोयले के जमीन के जो मालिक होते हैं, कोयले के खान के जमीन के जो मालिक होते हैं, उसके और कोयले निकालने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार होता है और उसी एग्रीमेंट्स के तौर पे उस राशि का भुगतान यानी उस रॉयल्टी का भुगतान, माइनिंग रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो माइनिंग रॉयल्टी किसके किसके बीच आता है? तो कोयले के खान के मालिक के बीच और कोयले के निकालने वाले के बीच। कोयला को जो भी व्यक्ति निकालेंगे उसके और कोयले के खान का जो भी व्यक्ति मालिक होंगे, उस दोनों के बीच एक एग्रीमेंट्स होता है और उसी एग्रीमेंट्स के तहत क्या होता है? रॉयल्टी का पेमेंट्स कोयले निकालने वाले के द्वारा उसके मालिक को, उस जमीन के मालिक को चुकाया जाता है, जिस रॉयल्टी का क्या नाम होता है? माइनिंग रॉयल्टी। चलिए अब आते हैं रॉयल्टी का टाइप 2 में, कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी किसके बीच तय होता है, यानी कॉपीराइट रॉयल्टी किसके बीच आता है? तो चलिए कॉपीराइट रॉयल्टी को जानने से पहले हम ये बात जान लेते हैं जो कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होता है। तो कॉपीराइट रॉयल्टी होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति का हम कॉपी करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति का संपत्ति है उसका हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करेंगे तो वो व्यक्ति तो हम पे क्लेम करेगा, जो आप मेरा संपत्ति का यूज क्यों किए, आप मेरे संपत्ति का कॉपी क्यों किए? तो हम उसे क्या जवाब देंगे? मेरे पास उसे जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम उसके नीचे क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। वो हम पर क्या करेगा? आगे कार्रवाई करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? उसे उस अधिकार के बदले कुछ पैसे देंगे, लेकिन वो अधिकार का प्रयोग करने का अगर अधिकार वो हमें प्रदान करेगा तब। तो ये जो रॉयल्टी होता है कॉपीराइट रॉयल्टी, ये किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति को कॉपी करने पर चुकाया जाता है। जो हम आपके संपत्ति का कॉपी करेंगे और उस पर आपको क्या मिलेगा? हमारे तरफ से रॉयल्टी मिलेगा। तो आप अगर सहमत हैं तब तो ठीक है, अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपका ये संपत्ति है, आप रखिए, हम आपका कॉपी नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन अगर वह व्यक्ति इस बात पे सहमत हो जाते हैं तो उसके संपत्ति का कॉपी हम करते हैं और उसके संपत्ति के कॉपी करने के बदले उसे हम कुछ पैसे का भुगतान करते हैं, जिसका क्या नाम होता है? कॉपीराइट रॉयल्टी होता है। कॉपीराइट रॉयल्टी होता है। और कॉपीराइट रॉयल्टी अक्सर लेखक और प्रकाशक के बीच में तय होता है। कॉपीराइट रॉयल्टी अक्सर किसके बीच में तय होता है? लेखक और प्रकाशक के बीच में। जो पुस्तक का प्रकाशन करता है और जो पुस्तक को लिखता है, उस दोनों के बीच में इस तरह का रॉयल्टी तय होता है। जब
लेखक कोई कविता या कोई कहानी को लिखता है तो उस कविता या कहानी पर अधिकार किसका होता है? उस लेखक का। वो कविता या कहानी किसका संपत्ति है? तो वो लेखक का है। तो वो लेखक को प्रकाशक कहता है, जो आप अपना कविता और कहानी छापने का अधिकार हमें दीजिए, ठीक, इसके बदला हम आपको रॉयल्टी देंगे, इसके बदला हम आपको कुछ पैसा देंगे। तो जब ये बात पर वो लेखक सहमत हो जाता है, तैयार हो जाता है, अपनी सहमति प्रदान करता है, जो हाँ हम आपके बातों से सहमत हैं, तो फिर वो प्रकाशक उसके कविता और कहानी को क्या करता है? छापता है, ठीक है। और उसके कविता और कहानी जब मार्केट में बिकता है तो फिर बिकने के बाद प्रकाशक के द्वारा कुछ पैसा किसे दिया जाता है? तो लेखक को दिया जाता है। वही पैसा लेखक के लिए क्या कहलाता है? कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाता है। हमने उनके संपत्ति का कॉपी किए और वो संपत्ति को कॉपी करने का अधिकार हमें किनसे प्राप्त हुआ है? तो लेखक से। तो लेखक को उस अधिकार के बदले हम क्या देंगे? कुछ पैसा देंगे, जिसे कॉपीराइट रॉयल्टी कहा जाएगा, ठीक है। ये लेखक और प्रकाशक के बीच में अक्सर तय होता है। इस प्रकार का रॉयल्टी लेखक और प्रकाशक के बीच में तय होता है। अब चलिए अगला पॉइंट है आपका पेटेंट रॉयल्टी। तो जब कोई कंपनी, व्यवसाय, फॉर्म कोई खास प्रकार का वस्तु अपने यहां बनाना चाहता है, जो वस्तु पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर पहले से मार्केट में अवेलेबल भी है तो उसको भी वो बनाने का कोशिश करता है, तो या तो उसको बनाने का अधिकार ये कहां से प्राप्त करेगा? गवर्नमेंट से। या तो उसको बनाने का अधिकार प्राप्त करेगा कहां से? तो किसी न किसी अन्य बिजनेसमैन से, किसी न किसी अन्य कंपनी से यह अधिकार को प्राप्त करेगा। तो अन्य कंपनी इसे फ्री में तो अधिकार प्रदान नहीं कर देगा, अन्य कंपनी द्वारा इसे फ्री में तो अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। तो वो जो अधिकार अन्य कंपनी के द्वारा इसे कोई भी वस्तु को तैयार करने के लिए दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, जो ठीक है आप भी इस तरह का वस्तु बना सकते हैं, तो उस अधिकार के बदले इस फॉर्म को क्या करना पड़ता है? कुछ पैसे का भुगतान अधिकार प्रदान करने वाले फॉर्म को या कंपनी को चुकाया जाता है, और वही पैसा क्या कहलाता है? पेटेंट रॉयल्टी कहलाता है। पेटेंट रॉयल्टी यानी लाइसेंस रॉयल्टी, ठीक है। लाइसेंस हम प्राप्त करते हैं, तो किस चीज का लाइसेंस? तो कोई भी उत्पाद को तैयार करने का लाइसेंस हम या तो गवर्नमेंट से प्राप्त करते हैं या किसी अन्य कंपनी से प्राप्त करते हैं। अन्य कंपनी इस प्रकार का वस्तु पहले से तैयार कर रहा है और हम उनसे जाके बात किए, जो हम भी आपका वस्तु, ऐसा ही वस्तु हम भी तैयार करना चाहते हैं, तो वह कंपनी कहता है ठीक है आप तैयार करिए, लेकिन आपको कुछ पैसा हमें भी देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये अधिकार आपको नहीं देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है आपको पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा, हम आपको पैसे का भुगतान करेंगे। तो उस आदमी को क्या होता है? उस कंपनी को क्या होता है? तो कुछ न कुछ पैसे का भुगतान उस अधिकार के बदले किया जाता है, और वही भुगतान जो हम करते हैं तो उसी भुगतान के बदले हमें उस वस्तु को बनाने का और उस वस्तु को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे पेटेंट रॉयल्टी कहा जाता है। जो किसी चीज के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, किसी भी अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा अधिकार प्रदान करने वाले को चुकाया जाता है। अगर हम गवर्नमेंट से पेटेंट्स लेते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त करते हैं, तो गवर्नमेंट भी हमें वस्तु को तैयार करने, उत्पादन करने के लिए क्या करता है? लाइसेंस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उस लाइसेंस के लिए हमसे कुछ न कुछ पैसे लेते हैं, तो वो पैसा भी पेटेंट रॉयल्टी कहलाता है, जो कि हम गवर्नमेंट को चुकाते हैं। या तो ये एक ही बार में हम चुका देते हैं, या तो धीरे धीरे या बारी बारी से हम चुकाते हैं, ठीक। अगर ये पैसे का भुगतान हम उस कंपनी को या गवर्नमेंट को नहीं करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कभी भी वो आदमी, वो कंपनी या गवर्नमेंट हमारे कंपनी के प्रोडक्शन को क्या करेगा? रोक देगा।
क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्शन करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। उसके प्रोडक्शन करने का अधिकार हमें उससे लेना पड़ता है, और वो अगर अधिकार हमें प्रदान करता है, हमें अधिकार दे देता है, हमें लाइसेंस दे देता है जो आप तैयार कर सकते हैं, तब ये हम उस वस्तु को बना सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है जो उस अधिकार के बदले उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैसे का भुगतान किया जाए, तो वही पैसा मेरे लिए पेटेंट रॉयल्टी कहलाता है। ठीक, अब चलिए अगला है आपका ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, ईंटें बनाने के संबंध में रॉयल्टी चुकाना। ईंटा बनाएंगे और रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। पर ईंटा रॉयल्टी का भुगतान करेंगे या पर सैकड़ा रॉयल्टी का पर सैकड़ा हम रॉयल्टी का भुगतान करेंगे, यानी 100 ईंटा बनाएंगे और फिर रॉयल्टी को पर सैकड़ा के हिसाब से हम भुगतान करेंगे। तो ईंटा बनाने के संबंध में जो रॉयल्टी चुकाया जाता है उस रॉयल्टी को ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी कहा जाता है। यह किसके बीच में होता है? तो भूमि के मालिक और भूमि के प्रयोगकर्ता के बीच में इस प्रकार का रॉयल्टी तय होता है। यानी भूमि के मालिक को यह कहा जाता है जो आपके भूमि का प्रयोग हम करेंगे, इससे हम ईंटा बनाएंगे और इसके बदला आपको रॉयल्टी हमारे द्वारा आपको रॉयल्टी दिया जाएगा, या हम आपको रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। ईंटा जो भी बनाएंगे उसके लिए हम आपको रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। तो ईंटा बनाने के समय जो भी ईंटा मेरे द्वारा तैयार किया जाएगा, प्रति ईंटा के दर से, जैसा भी एग्रीमेंट्स में लिखा होगा, प्रति ईंटा लिखा होगा तो प्रति ईंटा, अगर 10 ईंटा लिखा होगा तो 10 ईंटा के आधार पे, अगर 100 ईंटा लिखा होगा तो 100 ईंटा के आधार पे, ईंट के आधार पे हम क्या करेंगे, उसे रॉयल्टी चुकाएंगे। तो ईंट बनाने वाले और ईंट के जमीन को प्रदान करने वाले के बीच में इस प्रकार का रॉयल्टी तय होता है। ईंट बनाने वाले ईंटा बनाता है, उसे बेचता है, जो भी पैसा प्राप्त होता है उस पैसे का कुछ भाग ईंट का जो जमीन है जहां पर हमने ईंटा बनाए, जिसका जमीन हम प्रयोग किए, तो उसे कुछ ना कुछ पैसे का भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो भूमि के मालिक और भूमि के प्रयोगकर्ता के बीच में। भूमि के मालिक भूमि हमें प्रयोग करने का अधिकार देता है, कहता है आप इस जमीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जमीन के प्रयोग करने का जो अधिकार उनके द्वारा मेरे को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है, तो अधिकार के बदले हमें भी कुछ ना कुछ पैसे का भुगतान भूमि के मालिक को करना पड़ता है। भूमि के मालिक के लिए यह पैसा इनकम होता है, लेकिन ईंटा बनाने वाले व्यक्ति के लिए यह पैसा क्या है? खर्चा हो जाता है। यह पैसा ईंटा बनाने वाले व्यक्ति के लिए खर्चा माना जाएगा, और भूमि का जो मालिक होगा उसके लिए यह पैसा क्या होगा? इनकम माना जाएगा। तो यहां पर हमने देखे माइनिंग रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी कोयले निकालने के संबंध में चुकाया जाता है। कॉपीराइट रॉयल्टी किसी भी अन्य व्यक्ति के संपत्ति को कॉपी करने के संबंध में संपत्ति के मालिक को चुकाया जाता है। पेटेंट रॉयल्टी किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए जो हम लाइसेंस किसी से प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें लाइसेंस के लिए कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है, तो उसे पेटेंट रॉयल्टी कहा जाता है। जब तक हम उसे पेटेंट रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसे का भुगतान नहीं करेंगे, तब तक उस वस्तु को हम नहीं बना सकते हैं। और लास्ट में ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी यानी ईंटा बनाने के संबंध में जो रॉयल्टी हम चुकाते हैं, तो किसे चुकाते हैं? तो जो भी उस जमीन का मालिक रहते हैं, जो भी व्यक्ति उस जमीन का मालिक होते हैं या रहते हैं, उसे ये पैसे का भुगतान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो भूमि के प्रयोगकर्ता के द्वारा। भूमि के प्रयोगकर्ता उस भूमि का प्रयोग करके ईंटा बनाता है, और जो भी ईंटा बनाता है उस ईंटा पर उस जमीन के मालिक को कुछ न कुछ पैसे का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी के बारे में
समझे। उसके बाद फीचर्स ऑफ रॉयल्टी के बारे में समझे। पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कितने पक्षकार होते हैं, इसके बारे में समझे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, किराया और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का प्रकार कौन कौन सा है, इसके बारे में हम 4 प्रकार के बारे में इस वीडियो में बात किए हैं। रॉयल्टी के 4 प्रकार के बारे में हम बात किए हैं। रॉयल्टी का और भी प्रकार है, लेकिन वो आगे के वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ओके, बाय।